खंड करते हैं। नमस्कार, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग अभी लॉस एंजलिस के ग्रैंड पार्क में बैठे हुए हैं। समय हुआ है 10 बजे और हम लोग आज यहाँ पे बिहार में होने वाले चुनाव जो 12 अक्टूबर से शुरू होके अगले 5 चरणों में होके 5 नवंबर को ख़त्म होंगे और उनका परिणाम 8 नवंबर को आने वाला है। तो हम लोग आज लिट्टी पे चर्चा के माध्यम से अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट करना चाहते हैं आप लोगों के सामने। और इनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत विचार हैं जो आज अमेरिका में करीब 100 से ज़्यादा जगहों पर इस विषय पे चर्चा हो रही है। तो मेरा नाम नितिन, मैं पटना का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नितिन कुमार है, मैं पटना का रहने वाला हूँ और अभी मैं यहाँ पे लॉस एंजलिस में एक IT कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे मित्र राहुल सिंह, अभिनव और शिवेंदु हैं। तो हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग इस चर्चा को आगे ले जाते हुए शुरुआत करेंगे कि जो हमारा इस साल का जो बिहार का चुनाव होने वाला है, तो बिहार में नवयुवकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनका जो परसेंटेज है वोटिंग में वो एक बहुत ही अहम मायने रखता है। तो अभी जो बिहार की वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए हमें किन मुद्दों को लेके वोट करना चाहिए और क्या ऐसे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिनके निष्कर्ष पे हम लोग एक स्पेसिफिक पार्टी को वोट कर सकते हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रपोज करना चाहूँगा कि हमारे बिहार में हमने जैसे कि आज देखा है कि हमने सभी पार्टियों का शासन देखा है। जैसे कांग्रेस ने 20 साल किया, फिर हमने राष्ट्रीय RJD का देखा 15 सालों के लिए, फिर हमने BJP JDU अलायंस देखा 8 साल, फिर नीतीश कुमार जी ने फिर इसको अगले 2 सालों से अलग पार्टियों के सहयोग से आगे बढ़ाया। तो हमने ऐसा है कि बिहार ने सभी पार्टियों का शासनकाल देखा है और हम बिहारियों का अभी जो एक चर्चा चल रही है कि हमारे जो राज्य हैं, अगर राज्य में आपकी पार्टी जिस पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी उसकी सरकार रहेगी, तो विकास की संभावनाएं ज़्यादा हैं। विकास की संभावनाएं ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि हम अपेक्षा कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा आर्थिक सहयोग मिलेगा। अभी जैसे नीतीश कुमार जी बहुत ज़ोर शोर से कैंपेन में लगे हुए थे कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि हम इस चीज़ के कारण बहुत सारे बेनिफिट पा सकते हैं, टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं, ऐसा है। तो मैं आप लोगों का मत जानना चाहूँगा कि इस पे आपके क्या विचार हैं। मेरे समझ से तो जहाँ तो मुझे लगता है कि विभाजन के बाद अखंड बिहार था जिसका विभाजन हम लोगों ने किया, जिन मुद्दों पर किया, लेकिन जो विभाजन के बाद का जो बिहार है वहाँ पर आर्थिक विकास बहुत बड़ी समस्या है। तो मेन आपको कह सकते हैं कि बिहार देश का एक अग्रणी राज्य झारखंड था विभाजन के बाद। आर्थिक रूप से, मैं सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से तो नहीं कह सकता हूँ, बट आर्थिक रूप से था। तो किसी भी राज्य के विकास के लिए धन संपदा की बहुत ज़रूरत होती है। विचार तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन विकास करने के लिए आपके पास पूंजी नहीं है, निवेश का स्रोत नहीं है। तो ये बहुत आम बात है कि इस प्रकार की चर्चाएं होंगी कि विकास क्यों नहीं हो रहा है, और कोई कितना भी विकास कर ले, चाहे लोग कितना भी जागरूक कर ले, संसाधन नहीं है तो उसका विकास नहीं है। ऐसे सिचुएशन में नीतीश कुमार जी का ये कहना कि बिहार में विशेष पैकेज की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो ज़रूरी है। जब भी आपने बिहार का विभाजन किया था तभी कहा गया था कि बिहार को कुछ सपोर्ट करेंगे, कुछ देंगे अलग से। किया नहीं, 10 साल 15 साल हो गए। दूसरा चीज़ जो आपके बात है कि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार होनी चाहिए। तो बिहार में जब से ये विभाजन हुआ है और तब से बिहार बना है, 15 साल से कभी भी सरकार ऐसा सिचुएशन बना नहीं कि केंद्र में जो सरकार है वही राज्य में सरकार है। तो एक तो 2005 तक हम लोग दूसरे प्रकार की समस्याओं से लड़ रहे थे कि विकास नहीं हो रहा है। लोग कई लोग तो आजकल जंगल राज बोलते हैं
मैं नहीं बोलूँगा जंगल राज, मैं बोलूँगा कि विकास एकदम नहीं हो रहा था, पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा था। 10 सालों में जो सुधार हुआ है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, आगे ले जाने के लिए बिहार के लिए उन चीज़ों का ज़रूरत है। मेरी समझ से विशेष पैकेज एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर बिहारियों का ध्यान जरूर है। मेरे हिसाब से एक जो विशेष पैकेज जो है वित्तीय रूप से बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं दिखाई देती जो है प्लानिंग। अगर आपके पास 1000 करोड़ 3000 करोड़ आपके पास हाथ दे ही दिया जाए, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये मुझे कहीं पढ़ने को या सुनने को नहीं मिलता। किसी भी माध्यम से सरकार की योजनाओं में कहीं भी नहीं दिखाई देता कि आप पैसे का करेंगे क्या। और इसी कारण से बहुत बार ऐसा भी, मुझे नहीं मालूम कि कभी आया है कि नहीं आया पैसा, लेकिन आया भी होगा तो उसका कोई उपयोग नहीं दिखाई देता, या कोई कहीं भी कोई दिखता नहीं कि कोई वो पैसा कहाँ लग रहा है या क्या होने वाला है। उसको आप शिक्षा पे कैसे खर्च करेंगे, उसको आप यातायात पे कैसे खर्च करेंगे, उसको आप आर्थिक रूप से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए क्या करने वाले हैं। तो वो सब चीज़ें अगर, और सरकार, मैं मानता हूँ कि सरकार पूरी तरह से सक्षम नहीं होती इस काम को करने के लिए। हो सकता है उनको और विचार चाहिए। वहाँ हम जैसे लोग या और भी बाकी दुनिया में जो बिहार के लोग फैले हुए हैं, वो लोग यहाँ पे अपना मत रख कर के ये बता सकते हैं कि आप यहाँ कर सकते हैं। हम लोग एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कि भाई आप यहाँ पैसा डाल दीजिए, वो तो सरकारी प्लानिंग की बात हो रही है, सही बात है। धन संपदा आ जाएगी, आपको पैकेज दे दिया, पैसा दे दिया, तो आप करेंगे क्या उसको? बैठ करके आप इंटरेस्ट तो खाएंगे नहीं, रख अकाउंट में डाल सकते। सही बात है। आपका कुछ करेंगे प्लान, तो ये भी एक बहुत बड़ा होना चाहिए कि जो पार्टी जो सरकार बनाने जा रही है या बनाएगी, जो मत मांग रही है लोगों से, उनके नेता ये बात बताएं लोगों को कि वो पैसा का करेंगे क्या, 100% करेंगे क्या उसका। और जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई भी आपके पास कोई मत रख करके आए कि मैं मुझे वोट दीजिए, तो आप उसे जानने का प्रयास कीजिए कि बिहार के लिए आप करेंगे, ऐसा आप क्या करके दिखाएंगे। और एक मुझे लगता है ये चीज़ तो एक उनके हिसाब से पॉइंटर्स जो हम करते हैं, राइट, ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं, मैं ये सब करूँगा, वायदे नहीं, ये हमारे योजना रहेगी, ये हम इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, ये हम करेंगे और जनता को उसको जानना चाहिए कि क्या वो कर सकता है। ऐसा यदि हम करें तो ही मुझे लगता है कि आगे कुछ। इस बारे में अपना विचार रखना चाहूँगा कि अगर हम थोड़ा पीछे चलें और हम देखेंगे कि जब 2005 में जब हमारी बीजेपी जनता दल की जब सरकार आई, तो उस समय बिहार में परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब थी। आप लॉ एंड ऑर्डर देख लें, बिजली की समस्या थी, रोड की समस्या थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी समस्याएं अब ख़त्म हो गई हैं, बट वर्तमान परिवेश में अगर हम उन आंकड़ों का आकलन करें जो उस समय था और अभी के आंकड़े देखें, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाँ, सुधार हुआ है। पहले से स्थितियाँ बेहतर हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, बट अभी भी बहुत कुछ करने को है। जैसे आप अभी देखिए, अभी भी हमारी एजुकेशन सिस्टम उतने अच्छे नहीं है, लोग अभी भी पलायन करते हैं। ये हमेशा कहा जाता है कि जितने भी IITN या IAS या IPS रहते हैं, मैक्सिमम बिहार से रहते हैं। तो लोगों को ये भी समझना चाहिए, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है, वो शुरू से ही उनके मन में ये बैठा दिया जाता है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम वैसा नहीं है, हमें मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। तो लोग शुरू से ही प्रेरित होकर उस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे IIT के लिए तैयारी करते हैं और IAS के लिए तैयारी करते हैं, IPS के लिए तैयारी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में वो नहीं सक्सीड कर पाए, तो भी वो कोशिश करते हैं, कई सालों तक बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप कर रहे हैं कि प्रयास करते हैं और बचपन से ही दिमाग में भर दिया जाता है कि आपके राज्य में आपके लिए कुछ नहीं है, तो आप जब पढ़ो और बाहर जाओ। और कहीं ना कहीं ये चीज़ तो बाद में जाके महसूस होता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होना चाहिए। यदि हम पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने राज्य में रहें, उसके विकास में लगे रहें, उसको आगे बढ़ाएं, एक एग्ज़ाम्पल दें। इससे राज्य सेवा तो होती ही है और के मायने में इससे भी देश सेवा भी होती है। लेकिन ये मुद्दा भी बहुत है कि ऐसा हो क्यों रहा, आखिर हो क्यों रहा, ये रुक क्यों नहीं रहा। क्या हमारे पास स्कूल कॉलेज नहीं है, क्या हमारे पास व्यवस्था नहीं है, क्या हमारे पास सिस्टम नहीं है। पढ़ तो हम ही रहे हैं, अच्छा तो हम ही कर रहे हैं, बाहर तो हम ही जा रहे हैं, तो हम अपने अंदर के सिस्टम को क्यों नहीं बदल पा रहे हैं। तो स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, वहाँ तो हैं, शिक्षक हैं,
कॉलेज में जाइए, शिक्षक हैं आप, मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, बट क्या छात्र वहाँ जाना चाहते हैं? क्या कभी इस बार के विचार हमने किया है कि उन कॉलेजों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं कितने इच्छुक हैं? क्या वो अपने कॉलेज के वो टॉपर हैं जिन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन दिया और उन्होंने उन कॉलेजों को ऑप्ट किया? क्या उन्होंने ऑप्ट कर लिया जा करके बाहर के कॉलेजों से? ऐसा क्या है? उसमें ऐसा क्या किया जाए कि वहाँ पर लोग रहना चाहें, वहाँ पढ़ना चाहें और वापस वो ज़्यादा अच्छा ये मुझे लगता माध्यम होगा बिहार के विकास के लिए। अभी हाल ही में एक मुद्दा उठा कि कभी एक बात ये उठी थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, शायद ये नहीं है और मैंने देखा कि भाई एक प्रचार में था कि इन्होंने कहा कि भाई दरभंगा में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोल करके आप मधेपुरा में खोल रहे हैं। इस प्रकार का चर्चा मैंने सुना। ये भी बहुत बार सुनने को आता है कि हम यहाँ पे ये इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा देंगे या यहाँ ये कर देंगे, यहाँ पे भी चलिए दे दिया चाहिए। लेकिन उनका क्या जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, भागलपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मुझे लगता है कि और भी जगह एक और जगह है जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बड़े स्तर पर है, सही छोटा नहीं, बड़े स्तर पर है। उनमें क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि लोग जो है दूसरे राज्य में जाकर एक उसी लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, ये बात सही है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज सही बात है। आप एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा देंगे, मुझे नहीं लगता कि वो इस समस्या का समाधान हो सकता है। वो भी उसी स्तर पे आ जाए या भगवान करे वो अच्छा करे। तो दरभंगा के लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए मधेपुरा में आप खोल देंगे, मधेपुरा के लोग कह रहे हैं दरभंगा में क्यों खुल रहा है? खुल तो जाएगा, कॉलेज आपको मिल जाएगा। क्या मधेपुरा का पढ़ने वाला विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग को में इंटरेस्ट रखता है, क्या वो मधेपुरा में पढ़ेगा? क्या वो दरभंगा में पढ़ेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब लोग तो यहाँ से बिहार से इतनी दूर दूर जाके इंजीनियरिंग करने को तैयार हैं। उनको इतना सा डिस्टेंस तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनके लिए कहाँ खुलेगी, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि कैसा खुलेगा और वो किस लेवल का होगा, वो किस लेवल का उनको अपॉर्चुनिटी देगा एट द एंड ऑफ जब उनका 4 साल कंप्लीट होगा इंजीनियरिंग का, तब क्या होगा उनके साथ। ये बहुत बड़ा सवाल होगा उनके मन में और वो अपने करियर के साथ चांस नहीं लेंगे अगर उनको चाहे कहीं भी खुले हुए इंजीनियरिंग कॉलेज चाहे नहीं। तो आप हम लोग जो प्लानिंग की बात करते हैं, नीतीश आपने, नितिन ने बोला, अभिनव ने बोला, तो ठीक है, कॉलेज खोलना भी एक विकास है, वो तो होना चाहिए। कर्नाटका में जाइए, आंध्रा में जाइए, कॉलेज का भरमार है, तमिलनाडु में है और वहाँ 90% मेरे तो बहुत सारे दोस्त मित्र हैं जो तमिलनाडु के हैं जो और कर्नाटका के हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत उनके नॉलेज है और मैं कहूँगा टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। वो प्रेफर करते हैं कि मैं IIT में बाहर जाके नहीं पढ़ूँ, मैं अपने यहाँ किसी रीजनल कॉलेज से पढ़ लूँ या कोई भी वो पढ़ाई का स्तर ऐसा है। तो क्या कॉलेज खोलना ही संभव है? अब मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग ये बात उठाना चाह रहे हैं कि नया कुछ कर लेने से खाली नहीं होगा, जो अभी एग्जिस्टिंग है उसको कैसे हम सुधार सकते हैं, सुधार कैसे हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? आप जाके क्या टीचिंग सिस्टम बदल दीजिए या आप रिक्रूटमेंट सिस्टम बदल दीजिए या आप वहाँ पर ये कीजिए कि मेरिट बेस लोग वहाँ पर जाएँ, कास्ट के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। किस बेसिस पर करेंगे आप? मैं एक उदाहरण ऐसे चाहता था, सोचा कि दूसरे राज्यों को देख करके हम देखें कि उन लोगों ने क्या किया ऐसा। सही बात, प्रगतिशील और प्रगति काफ़ी हुई वहाँ पे। और ये सच बात है कि वहाँ भी अपनी समस्याएं हैं, कोई भी राज्य परफेक्ट नहीं है हमारे यहाँ। सब राज्यों में अपनी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, ज़्यादा हो सकता है समस्याएं, लेकिन वो राज्य प्रगतिशील हैं। हम किसी राज्य की बात करें जहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज आ गई बहुत सारी, लेकिन वहाँ सॉफ्टवेयर कंपनीज क्यों आई, इसके बहुत सारे कारण थे। उन सॉफ्टवेयर कंपनी वालों ने ही सोचा कि भाई कैसे क्यों खोलना है। बहुत सारे उनमें से एक कारण ये भी था कि वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा है, तो कभी भी अच्छा स्टूडेंट के हमारे साथ शिवेंदु हैं, ये बिहार से नहीं है लेकिन ये कर्नाटका से हैं, वहाँ पले बड़े हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई किया है और बहुत अच्छा ये हमें उदाहरण दे सकते हैं कि ऐसा क्या है जो लोग कर्नाटका के हैं, कर्नाटका में ही रहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, वो बाहर जाकर पढ़ना नहीं चाहते हैं। ऐसी क्या है? आपके बहुत सारे दोस्त भी बिहार से होंगे जी, आप क्या विचार रखते हैं कि मतलब क्या क्यों ऐसा वहाँ पे मुझे लगता है कि जो ग्रोथ हुआ है वहाँ पे एक ऐसा चीज़ है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पे वो उनका जो हिस्ट्री है बहुत अच्छा है वहाँ पे और गवर्नमेंट से फंडिंग भी ठीक मिलता है। बहुत सारे कॉलेज वहाँ पे जो है जो गवर्नमेंट तरफ से बहुत फंडिंग मिलता है और अलग अलग प्रोग्राम करने के लिए फंडिंग मिलता है वहाँ पे, तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत सारा REC कॉलेज है वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि जब वो ऐसा पूरा सपोर्ट मिलता है वहाँ पे तो वो बाहर कहीं जाना नहीं चाहते हैं। बल्कि हम लोग देखते हैं कर्नाटक में बहुत सारे लोग भी आते हैं कर्नाटक के अंदर पढ़ने के लिए वहाँ पे और फिर अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा मिलती है।
तो मेरे हिसाब से अगर कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट में गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहता है, अच्छा प्रोग्राम्स करने में रहता है, तो वहाँ पे बहुत सारा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है विचार करने के लिए कि देश में ही, देश के बाहर की बात भूल जाइए, देश के अंदर ही बहुत सारे राज्यों हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या ग्रेजुएशन के कॉलेजेस हैं, समय पर उनका इम्तिहान होता है, टाइम पर एग्जामिनेशन हो रहा है, सेशन टाइम पर चल रहा है, आप सिस्टम से आप जुड़े हुए हैं, आप देश से जुड़े हुए हैं, जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है उनमें आप आ सकते हैं, क्यों भाई आप रिजल्ट टाइम पर आ जाएंगे, आप परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ का बहुत सारे कॉलेजेस में ये हो रहा है, बहुत सारे में समझ में आता है कि चीटिंग हो गई, कैंसिल कर दिया गया, तो ये सेमेस्टर लेट चल रहा है। मैं बहुत सारा चुनाव प्रचार का मैं देख रहा था, जनता कह रही है कि हमारे यहाँ एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ है, 6 महीना सेशन लेट, क्यों लेट? वो सही है कहना। तो शिक्षा एक परिवेश है जो कि अब हम अन्य राज्यों से तुलना करें तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि उनके शिक्षा का जो माध्यम और उद्देश्य है वो रोजगार उन्मुख है। आप इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, तो अगर हम बिहार के जो लड़के हैं कर्नाटका जाके पढ़ रहे हैं या तमिलनाडु जाके पढ़ रहे हैं या मतलब यूपी में जाके अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में उड़ीसा, तो एंड ऑफ द डे हमारा एम यही है कि इंजीनियरिंग पढ़ लेना है 4 साल, हमें कहीं अच्छी जॉब मिल जानी चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। यही चीज़ रह के अगर आप बिहार में देखिए तो अभी आप अगर गिने चुने कॉलेजों को छोड़ दें, जैसे VIT सिंधी, VIT मिश्रा, आपका NIT जमशेदपुर, मेरे नज़र में तो ये 3 कॉलेज अभी जो मुझे याद आ रहा है। आपको मानना पड़ेगा सिंदरी और जमशेदपुर हमारे से अलग होकर झारखंड का पार्ट बन गया है, तो वो भी जो हमारे बिहार से जो क्रिएटेड है और बिहार से जो चीज़ है अब वो बिहार से जोड़ा नहीं जा रहा। हाँ वो ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी एक IIT को हाँ IIT है, अब मैंने पढ़ा कि IIM बोधगया में भी खुल रहा है, IIM बोधगया भी खुल रहा है, तो IIT IIM भी ले आए हम लोग बिहार में, ऐसा नहीं कि नहीं ला रहे हैं, ले आए हैं, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। क्या वो IIT और पता करना चाहिए कि IIT और IIM में जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनमें से कितने IIT जो कम्पीट बिहारी लोगों ने किया है और वहाँ पढ़ना चाह रहे हैं। नहीं वो ठीक है, अगर आप ये बोलते हैं हमने IIT लिया है तो आपको पता है कि इतने सालों तक IIT वेटनरी कॉलेज के कंपाउंड में ही चल रहा था। हाँ, हमारा एक अपना बिल्डिंग नहीं है, अपना एक व्यवस्था नहीं है ना, फोकस नहीं है, तो किसी चीज़ को शुरू कर देना आसान है, बशर्ते कि आप उस चीज़ को सस्टेन कंटिन्यूड ग्रोथ के माध्यम से ले जाना चाहिए। तो जैसे हमने शिक्षा पे डिस्कशन किया कि शिक्षा एक बहुत बड़ा टॉपिक है वोट करने के लिए। दूसरा मैं नारी सुरक्षा के ऊपर इस चर्चा को आगे ले जाना चाहूँगा, जो कि आज हमारे देश में बहुत लोग जागरूक हुए हैं, बहुत सारे मीडिया के कवरेज से और एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ लॉट ऑफ NGOs, बहुत सारे NGOs भी आए हैं। तो बिहार में अगर आप देखेंगे कि नारी सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और एक राष्ट्रीय स्तर पे लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं, बिहार के लोग भी काफ़ी जागरूक हुए हैं नारी सुरक्षा को लेकर। बट हमें ये देखना है कि अगर हम नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो क्या जो हमारी पिछली सरकारें थी, क्या उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा था? क्या उन्होंने जब टिकट दिए थे तो उन्होंने बोला था कि हाँ मैं इतने % वुमेन कैंडिडेट को टिकट दूँगा? मेरे ख्याल से इस इलेक्शन में शायद 10% टिकट किसी पार्टी ने दिया है। मेरे समझ से पंचायत लेवल पे जो परिवर्तन हुआ है कि 33% महिलाओं को हम टिकट देंगे, वो अच्छी शुरुआत है, वो हुई है। जो आप लेजिस्लेटिव पार्टी की बात करते हैं, MLA या MP के चुनाव में कितने भी वायदे हो गए, महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि उनके लिए हर पार्टी 10% 20% अलग कर दे रही है। या मुझे ये भी नहीं दिख रहा है कि बिहार में जो नेता हैं, जो नेता ही मार्ग प्रदर्शन करते हैं, राइट, अच्छे नेता हैं तो पीछे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। मुझे तो कोई ऐसा वुमेन फोर्स नहीं लगता है बिहार में जो लीड कर रहा है और जो वुमेन्स की बात उठा रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ज़रूर वुमेन वोट्स कुछ 6.5 करोड़ 7 करोड़ मतदाता है बिहार में, जहाँ आपको 3.5 साढ़े 4 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास 3 करोड़ के आसपास आपको महिलाएं हैं। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके विचारों को रखने के लिए ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का मैं बात सुन रहा हूँ मैं, और ना ही कोई मैं नेता देख रहा हूँ औरतों के समाज की तरफ से जो भी बात कर रहे हैं। तो मुद्दा तो ज़रूर है, प्रयास कुछ नहीं। नहीं, वो नारी सुरक्षा एक जैसे मुद्दा है। अभी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, हम लोग जैसे इस देश में बैठ के बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसे भी होती हैं कि जब हम बाहर पढ़ने चले जाते हैं, वहाँ जॉब करने लग जाते हैं, हम लोग उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। वैसी आधारभूत संरचनाएं हैं, जैसे रोड, बिजली, पानी,
आपके एजुकेशन सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, तो इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान में रखते हुए हम लोगों के मन में एक ऐसा बन जाता है और हम उस परिवेश में ढल जाते हैं कि अगर कोई हमें बोले कि वापस आओ, अगर तुम्हें बिहार वापस आना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी मैं जैसे घर जाता हूँ, पटना मेरा घर है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ तो कहीं पे मुझे ये डिफरेंस फील होने लगता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उदाहरण हो गया, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही इम्प्रूव हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है, सड़कें अच्छी हैं पहले से बहुत, जब मैं पहले की बात कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगने लगती रहती है कि जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे हैं, तो अगर हम इन चीज़ों से तुलना करने लगते हैं और उदाहरण देखते हैं आधारभूत संरचनाओं की, बेसिक फैसिलिटीज़ की, तो हमें भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि हमारा ऐसा माइंडसेट हो गया है, हम लोग एक सॉफ्ट जोन में चले गए हैं कि हमें जो भी चाहिए, नहीं मैं ऐसा ही ठीक हूँ, ये जैसे चल रहा है, तो हमें इस सोच से आगे बढ़ना होगा, हमें आगे की सोचना होगा, हमें ये सोचना होगा कि हम देश का विकास करना चाहते हैं तो राज्य का विकास कैसे करें, हम बिहार को कैसे आगे लेकर जाएंगे, अगर हम लोग बाहर में हैं तो हम बिहार के लिए क्या करें, मैं क्या रिटर्न में दे सकता हूँ, ये तो वही बात है। लेकिन आप यदि पटना के डेवलपमेंट को, पटना एक ऐसी राजधानी है, उसको एक बनाना, बिहार गाँव का प्रदेश है, मैं जैसे कहूँगा, यदि पॉपुलेशन देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आपका रूरल है, वो क्या सोचता है ये जानना भी ज़रूरी है। एग्जांपल दूँ, मेरा गांव है रामगढ़, कैमूर जिला में, जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पर आप जाइए तो चीज़ें मैंने देखा है 10 साल में बदली है। मोहनिया से रामगढ़ जाने के लिए एक सड़क होती थी, अब वहाँ पर आसपास, मोहनिया के आसपास फ्लाईओवर भी मुझे दिखते हैं जो डिविएट कर रहे हैं 2-3 रास्तों पर, तो वो एक विकास है। बहुत सारे लोग वहाँ पर राइस मिल, चना मिल, इस प्रकार की चीज़ों का उन्होंने क्रिएट किया है, वहाँ बनाया है, लेकिन नया कोई भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो लोग कहते हैं बिजली की समस्या है, भाई मैं 18 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा हमें जो डीजल पे चलेगा तो ही कारखाना चलेगा, ये तो बहुत बड़ा लिमिटेशन है। तो क्या 10 साल 15 साल में कुछ भी, क्या हम लोगों ने बिजली के बारे में कुछ किया? आज भी नीतीश कुमार कह रहे थे कि नेक्स्ट ईयर में हम लोग हर गांव में बिजली पहुंचा देंगे। इतना सरल है कि ये आप चुनाव के मुद्दे में आप कह रहे हो कि 1 साल के बाद में पूरे गांव में बिजली पहुंचा देंगे, तो इतने सालों से बिजली क्यों नहीं पहुंची? इतनी सारी बहुत बड़ी समस्या है, राइट? तो बिजली पहुंचना ही हमारे यहाँ मुद्दा है। बिजली अवेलेबल हो जाएगा 18 घंटा, 24 घंटा, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, ये तो बहुत बात की बात है। अभी बिजली पहुँची ही नहीं है बहुत सारे गाँव में, विकास कैसे होगा? एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, और ये बिहार में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, निष्कर्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टूवर्ड्स दैट चाहूँगा कि बाकी सारे राज्यों में ठीक है, क्योंकि कोई काम होता भी है, नहीं भी होता है, ये भी हो रहा है, पर हमारे यहाँ एक चीज़ ऐसा इम्प्लीमेंट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि एक 6 महीने या साल भर का एक साइकिल हो, जिसके बाद सरकार को मीडिया के सामने या जनता के सामने एक पक्ष रखे और अपना रिपोर्ट कार्ड दें, उनको बोलने का मौका दिया जाए कि आप बताइए कि आपने जो कहा था उसमें आप कहाँ तक सफल हुए। मालूम है आप 100% तो नहीं सफल होंगे, लेकिन कहाँ तक आप आए? अगर 6 महीने साल भर का एक ऐसा चलाया जाए कार्यक्रम जो कि बहुत ही इसी के अराउंड हो। अभी भी मीडिया बहुत ज़्यादा कवरेज करना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाती। तो बहुत बड़ी बात है सर। तो आपने जो बोल रहे हो बात तो बहुत सही है कि कोई पार्टी कर रही मुझे 5 साल दीजिए, हाँ। मैं ये करके आऊँगा, 5 साल दूंगा आपको, लेकिन आप मुझे बताइए कि हर साल आप क्या कीजिएगा और आपने क्या किया कि क्या किया, हर साल भर में आप बता दीजिए क्या किया। और एक ये बहुत बड़े रूप से एक कार्यक्रम अगर ये ऑर्गेनाइज़ किया जाए तो ये उनके मन में एक हमेशा लगा रहेगा कि मेरा साल ख़त्म होने वाला है, अब मुझे बताना है। हाँ, ये सच है कि उनको कुछ होगा नहीं अगले 4 साल और, लेकिन हाँ ये हर एक रिपोर्ट कार्ड देना है, देना है उनको बताने का मौका दिया। उसमें सिर्फ वही बोलेंगे और सिर्फ वही बताएंगे कि हर एक मुद्दे जो आपने कहा था वो बताया जाएगा, ये आपने कहा था, अब बताइए आपने क्या किया। तो आपके कहने का मतलब है कि एक उत्तरदायित्व आपको निभाना है, ये आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल है, करेक्ट, जो आपके ये टास्क थे, आपको ये परफॉर्म करना था। 1 साल होने के बाद जब आप जनता के बीच वापस जाएंगे तो हम देखेंगे कि हाँ आपको ये बोला गया था, आपने ये वादे किए थे, हाँ। और आपने ये किया। चुनाव में अक्सर क्या होता है कि लोग 5 साल का लेखा जोखा लेके लास्ट में आते हैं कि हमने ये किया, ऐसे था, और बहुत लंबा समय होता है जिसमें अच्छा और ख़राब दिखाने के लिए बहुत सारा लंबा पीरियड मिलता है, तो आप जज भी नहीं कर पाते हैं कि किसको कितना अच्छा कहें, किसको कितना गलत कहें।
ये भी तो है। अब हम लोग नौकरी करते हैं, हमारे यहाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, हमारे यहाँ तो साल में 2 बार होते हैं, अक्टूबर में करते हैं और अप्रैल में करते हैं, राइट। अक्टूबर से आपको एक फीडबैक देते हैं, अप्रैल में करते हैं तो आपका करते हैं आप उसके बेसिस पर आपको हाइक देते हैं, उसके बेसिस पर आपको प्रमोशन देते हैं। ठीक उसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में भी CR लिखा जाता है। मार्च अप्रैल में हर सीनियर अपने जूनियर का CR लिखता है, उसके करियर पे उसका एक इम्पैक्ट होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, शासन पे तो कोई ऐसा इम्पैक्ट होता ही नहीं है। नहीं, ये सच है कि सब जगह इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बस बिहार में ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि हमें एक रेट ऑफ ग्रोथ चाहिए, लेवल ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ है जो कि बहुत हाई है। तो एक मैसेज आप देना चाह रहे हैं जनता और बिहार की जनता को कि चुनाव प्रचारों में जिन पार्टियों ने ये बात कही है कि मैं साल भर 2 साल में आपके पास वापस आऊँगा और आपके सामने ये रखूँगा कि भाई मैंने क्या किया है, जो नेता ये बोल रहा है सही में उस पर बारे में विचार कीजिए, उसके बारे में सोचिए, क्योंकि वो जो मापदंड है, कसौटी जो कहते हैं ना, कि जिस कसौटी में वो उतरना चाह रहा है वो चीज़, वो बहुत टाइम बाउंडेड है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आपने सही कहा कि ये सब लोग 5 साल का लेखा जो कहीं लेकर आते हैं और सब लोग ये इस तरह से कहेंगे नहीं हम तो ये करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया इस वजह से। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि सरकार जब बनती है तो उसके पास जितनी पावर होती है उतनी पावर शायद ही किसी के पास होगी। ये किसी भी राज्य को बदलने के लिए, किसी भी जगह को बदलने के लिए, बदलाव लाने के लिए उनसे ज़्यादा पावर किसी के पास नहीं है। हाँ, आगे परिवर्तन तो सरकार के माध्यम से ही होगा, तो लोगों के सहयोग से। और दूसरा एक पक्ष है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको जैसे कि हम लोग अपने मॉडल में कहते हैं पीपल सर्विस और चीज़ भी बनाते हैं मैनेजमेंट, उस तरह से एक चीज़ कहा जा सकता है कि लोग भी इसमें बहुत बड़ा योगदान करेंगे और सरकार का बस इतना काम है कि आप रास्ता बनाइए, लोग खुद ही चल जाएंगे। आज के युग में लोग इतने एडवांस और इतने समझदार हो चुके हैं कि उनको पता है उनको करना क्या है, आप बस रास्ता बनाइए, आप अपॉर्चुनिटी बनाइए, लोग अपना काम कर लेंगे, लोग आगे बढ़ जाएंगे और उनको जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाएंगे। इतने ये है विषम परिस्थितियों में भी आप देख रहे हैं, हम लोग बाहर हैं, बिहार से हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, लॉस एंजलिस में हैं, यहाँ काम करते हैं। जब ऑफिसेज में जाते हैं, मैं मुद्दा लाना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं कम या कुछ इनमें अलग है हमसे, लेकिन जब मैं वापस अपने राज्य में जाता हूँ, वहाँ की परिस्थितियों को देखता हूँ, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता हूँ, तो मुझे बहुत परिवर्तन दिखता है। जब हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, हमारे कार्यशैली में परिवर्तन नहीं है तो हमारे लाइफस्टाइल में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों, इतना डिफरेंस क्यों? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो बिहार में रहने वाला इंसान है, जो वहाँ रह के रोज़गार कर रहा है, जिसकी सोच अच्छी है, उसको एक ऐसी व्यवस्था दी जाए जिसमें वो खुश रह सके, जहाँ उसको इन समस्याओं के बारे में सोचना नहीं पड़े। मुझे पानी के बारे में सोचना है, मुझे बिजली के बारे में सोचना है, मुझे सड़क के बारे में सोचना है, मुझे कुछ भी करने के बारे में 10 बारे में सोचना है, मुझे रात में निकलने के लिए बारे में सोचना है, किसी औरत को बाहर रहने के लिए बारे में सोचना है। इतना क्यों सोचना है? ये भी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, जैसे राहुल के पॉइंट पे मैं थोड़ा सपोर्ट करना चाहूँगा। अभी देखिए, जैसे 10 साल में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया है, सड़कें आधारभूत सुविधाएँ। अभी आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पटना में अगर एक 2 BHK अपार्टमेंट की जगह ले लेना चाहते हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ता है कि कभी कभी सुनने में आता है कि यहाँ तो दिल्ली से भी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। आप एक उदाहरण देखिए कि अब पटना जैसी जगह पानी की अभी कोई कमी नहीं, क्योंकि गंगा नदी जिस धड़ल्ले से अपार्टमेंट बन रहे हैं, क्या हमने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हाँ ग्रोथ हो रहा है अपार्टमेंट का, जिस तरह से नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, आप देखेंगे आज हर गली चौराहे पे एक अपार्टमेंट बन रहा है बिहार में। तो बट लेकिन हम अपार्टमेंट तो खड़ा कर रहे हैं, बिल्डिंगें, इमारतें ऊपर जा रही हैं, बट क्या हम आधारभूत संरचनाएं उसके लिए दे रहे हैं? क्या हम उसके लिए सही सड़क, बिजली, पानी, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं? आज मैंने 5 फ्लोर की एक अपार्टमेंट बना दी, पार्किंग कैसे भी दे दिया, इसी तरह पैसा देके अंडर द टेबल मैंने कनेक्शन ले लिया पानी का। बट आप देखिए कि आज बिहार में, और मैं बिहार नहीं, मैं पटना का जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, पटना में जैसे पानी की कोई समस्या नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि गंगा नदी है बगल में, ऐसे इतना नहीं है, पानी बहुत अच्छा है। क्या जिस तरह से आज अपार्टमेंट किसी नियम कायदे कानून के दायरे में नहीं रह के बन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज से 5 साल या 10 साल के बाद पटना में पानी की बहुत किल्लत है। एक उदाहरण मैं दे दूँ,
तो ग्रोथ हो रहा है, चलिए मान रहे हैं ग्रोथ हो रहा है, बट क्या सस्टेन्ड ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यूड ग्रोथ हो रहा है? बहुत बड़ी बात है। जो सस्टेनेंस की जो बात है ना वो इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए बहुत जगह जगहों पर हम लोग देखा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जैसे गोलघर मान लीजिए, ताजमहल के बारे में देखा, ताजमहल तो भाई वंडर है। बहुत सारे शहरों में टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उसको लोग वहाँ बढ़ा रहे हैं, लोग वहाँ पर आ रहे हैं, उससे जो जुड़े गांव हैं वहाँ विकास हो रहा है। अब बिहार में बोध गया देश भर में नहीं विश्व भर में है, जापानीज़ हैं या जो कुछ है जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं वो आते ही आते हैं। सरकार ने पहल करके बिहार पटना और बोध गया के बीच में सड़क का निर्माण कर दिया है। अच्छा है, ठीक है। जापान सरकार, हाँ जापान करती है, कर रही है। लेकिन अब मैं कुछ चर्चा देख रहा था, जहानाबाद के लोग जो बीच में पड़ता है एकदम आपको पटना और गया के बीच में, जहानाबाद 45 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ के लोग कहते हैं एक नॉर्मल पुल है, बोल रहा हूँ क्या उस हम बिहार को किस जगह पे देखना चाहते हैं? इसकी शिक्षा व्यवस्था को, इसके लॉ एंड ऑर्डर को, इसकी सड़कों को, नारी सुरक्षा को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमारा इस साल का वोट बहुत मायने रखता है और ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी क्या आप कह रहे हैं ये परिवर्तन के लिए वोट होगा? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि परिवर्तन के लिए वोट होगा। परिवर्तन के लिए वोट होगा। यदि परिवर्तन के लिए वोट हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पास मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे परसों जो चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में 12 अक्टूबर जो की शुरुआत होने जा रही है, वहाँ की जनता को किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए? मेरे सबक से डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। डेवलपमेंट केवल वर्ड नहीं होना चाहिए कि हमें विकास कर देंगे। क्या विकास हुआ है? क्या उस विकास से लगता है कि आगे विकास होगा? इसका मूल्यांकन जरूर करें। शिक्षा का कितना विकास हुआ है, प्राथमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, उनमें कुछ परिवर्तन आया है, नहीं आया है तो कौन से पार्टियाँ कौन सा परिवर्तन लाने चाहती हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ ना तो कोई फैक्ट्री है, ना तो उसके बारे में कोई विचार है। जो एग्जिस्टिंग थे बहुत सारे चीनी मिल थे वो बंद हो गए, मुझे नहीं मालूम है, मुझे आंकड़े नहीं है मेरे पास कि वो चीनी मिल खुले कि नहीं खुले वापस 10 सालों में, लेकिन नहीं खुले हैं तो वो क्यों नहीं खुलते हैं, उनको खोला जाए। उसके अलावा नए हम लोग एग्रीकल्चरल सेंट्रिक स्टेट है, जो खेती से जुड़े हुए स्टेट है, क्या उससे जुड़े कोई इंडस्ट्री का सृजन हुआ है कि नहीं बिहार में? नहीं हुआ है तो पॉलिटिकल पार्टी क्या उसके बारे में क्या वायदे कर रही है? इन सब चीज़ों को देख करके एक विचार करके एक रास्ता पकड़ने की ज़रूरत है। जैसा कहा आप लोगों ने ना, एक विकास तब कराने के लिए पहले आप रास्ता दिखाइए। इन सब मुद्दों पर जो पार्टी रास्ता दिखा रही है वही विकास का रास्ता होगा, हमें उधर बढ़ना चाहिए। रोज़गार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि बिहार में शिक्षा तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें पैसा डाला जा सकता है, जो भी वित्तीय सहायता मिले हमें केंद्र से। लेकिन उसके अलावा एक लघु उद्योग को मुझे लगता है बढ़ावा मिलना चाहिए बिहार में, क्योंकि लघु उद्योग उसमें बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है और उसके तरफ जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग हो और जो भी फाइनेंशियल हेल्प मिल सके बिहार को, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर करें तो हम ग्राउंड लेवल से इसको आ सकते हैं। बड़े लेवल पर तो ऑफकोर्स चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन छोटे लेवल पर ये आपको आगे लेकर तो लघु उद्योग जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उस पर भी आपको स्किल्स की ज़रूरत है। तो क्या हमारे पास ये सिस्टम है बना हुआ जो वो डेवलप करा सके? इसके हमारे पास स्किल सेट है, लोग को बाहर राज्य से बाहर जाके काम करना है, उससे वही लोग वापस आ जाएंगे और वही लोग उस काम को करेंगे। निष्कर्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चर्चा, मुझे तो चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है, चाहेंगे तो हम लोग चर्चा बहुत देर तक कर सकते हैं। मुद्दों की कमी नहीं है हमारे पास बात करने के लिए, लेकिन इस चर्चा को हम अब समाप्त करते हैं एक मैसेज के साथ। जो बिहार की जनता जो परसों चुनाव में वोट दे रही है उसको हम क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिहार की जनता को मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ वोट कीजिए। हमारा वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम वोट करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के दें कि हम उस पार्टी या उस पार्टी के प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं और बिहार का एक विज़न लेके आगे चलना चाहते हैं अगले 5 सालों 10 सालों के लिए, और किन मुद्दों को लेके वोट करना चाहते हैं। हमें कास्ट से ऊपर आगे आना है, कास्ट को नहीं लेके विकास का एक मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा का एक मुद्दा होना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। चहुमुखी विकास, सस्टेन्ड विकास एंड ए विज़न फॉर द बिहार। दैट्स माई मैसेज फॉर माई बिहारी फ्रेंड्स। थैंक यू। मैं ये जरूर धन्यवाद देती हूँ। मेरे समझ से तो जात पात धर्म के नाम पर तो हम ऑलरेडी बटे ही हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो रही हैं जो बांटी हुई हैं, विकास को नहीं बांटे हैं इन मुद्दों पे।
विकास तभी होगा जब सब समाज का विकास हो, हम लोग सब मिल के आगे बढ़े। इसलिए जो बिहार की जनता है इन मुद्दों को ध्यान रखे कि जो आपका विकास कर सके, जो आपको कल सही रास्ता दिखा सके, मार्ग दिखा सके, जो आपको लगे कि सब प्रत्याशियों में ये प्रत्याशी है जो ईमानदारी से आपके लिए काम करेगा, राज्य का विकास करेगा, राज्य के बारे में एक अच्छा मैसेज बाहर के समाज को देगा, आप उनको वोट कीजिए। बट वोट जरूर कीजिए, घर में मत रहिए, क्योंकि ये परिवर्तन की बात है, ये देश की राज्य की भविष्य की बात है। घर में मत रहिए, समय निकालिए और ज़रूर जाइए और भारी मात्रा में वोट कीजिए। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास एक बहुत बड़ा पावर है आपके वोट का, उसको यूज़ कीजिए। और एक ऑप्शन ये भी होता है नन ऑफ द अबव, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव भी है, जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर आएगा। पूरे देशव्यापी मैसेज होगा, ये सिर्फ बिहार ही नहीं, देशव्यापी मैसेज होगा अगर आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं और उसको अगर आप उजागर करते हैं कि नहीं हमें इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, तो भी आपका मत रखा जाएगा और ये बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए बाकी सारी बातें तो रखी गई कि हाँ विकास की तरफ हमें वोट करना चाहिए, लेकिन हाँ इसको भी कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लगे तो ये कर सकते हैं। हम तो यहाँ हैं लेकिन आप वहाँ हैं, इसलिए आपके पास वो पावर है करने का, आप ज़रूर वोट कीजिए। गौरवशाली बिहार और आगे बिहार को बढ़ाने के लिए आप इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैसेज के साथ, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार। नमस्कार।